तो हम शुरू कर रहे हैं अभी सॉलिड प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है। इसके अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, लिस्कॉव, इंटरफेस, डिपेंडेंसी, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसके बाद इन सब पे आना। ज़रूर। सॉलिड प्रिंसिपल्स 5 बुनियादी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का एक सेट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छे और बेहतर कोड को लिखने में मदद करते हैं। इनका मकसद कोड को ज़्यादा मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और लचील बनाना होता है। सबसे पहले सॉलिड का पूरा नाम है एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि किसी भी क्लास को सिर्फ एक ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए, यानी क्लास को केवल एक ही तरह का काम करना चाहिए। टू ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल ओसीपी, इसका मतलब है कि क्लासेस को एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज, यानी हम नई फीचर्स जोड़ सकते हैं बिना मौजूदा कोड को बदले। थ्री लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एलएसपी, इसका मतलब है कि किसी भी डिराइव क्लास को उसके बेस क्लास के स्थान पर बिना किसी समस्या के इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आईएसपी, इसका मतलब है कि क्लाइंट्स को ऐसे इंटरफेस नहीं मिलने चाहिए जो वे इस्तेमाल नहीं करते, यानी इंटरफेस को छोटा और विशिष्ट रखना चाहिए। 5 डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डीआईपी, इसका मतलब है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स को लो लेवल मॉड्यूल्स पर नहीं बल्कि दोनों को एब्स्ट्रैक्शन पर निर्भर होना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने से कोड ज़्यादा लचीला, मेंटेन करने में आसान और बग फ्री बन जाता है। इंटरव्यू में अक्सर इन प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ कर ये देखा जाता है कि आप अच्छे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करते हैं। हम्म। अच्छा, मेरे को इंटरफेस सेग्रीगेशन मतलब तो वही हुआ ना, जो यूजर को देखना है सिर्फ वही दिखाओ, अननेसेसरी चीजें मत दिखाओ, तो वो एब्स्ट्रैक्शन जैसा ही तो हो गया। और डिपेंडेंसी इन्वर्जन तो मेरे को समझ ही नहीं आया, क्या बोला तुमने। हाँ बिल्कुल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का मतलब यही है कि यूज़र को सिर्फ वही इंटरफेस मिले जो उसे ज़रूरत है और बेकार की चीज़ें उससे छुपी रहे। इससे कोड ज़्यादा क्लीन और मेंटेन करने में आसान होता है। जहाँ तक डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल की बात है, इसका मतलब है कि हमें हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल्स को सीधे सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों को एक एब्स्ट्रैक्शन पर निर्भर होना चाहिए। इससे कोड ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बदलने में मेरे को आसान होता पर कोई एग्जाम्पल के साथ ये पूरा एक्सप्लेन करो, मतलब चलो ठीक है, एग्जाम्पल के साथ डिपेंडेंसी इन्वर्जन बताना, लेकिन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, ये सब कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। है। ज़रूर, मैं एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एसआरपी, मान लो हमारे पास एक ऑर्डर क्लास है। अगर वो क्लास ऑर्डर को भी मैनेज कर रही है और पेमेंट भी, तो ये एसआरपी का उल्लंघन होगा। हमें ऑर्डर और पेमेंट को अलग अलग क्लास में बांटना होगा ताकि हर क्लास की एक ही जिम्मेदारी हो। टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल ओसीपी, अब मान लो हमारे पास एक डिस्काउंट क्लास है। अगर हमें नए नए डिस्काउंट टाइप जोड़ने हैं तो हम मौजूदा डिस्काउंट क्लास को बदलने की बजाय उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे मौजूदा कोड को तोड़ना नहीं पड़ेगा। थ्री लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एलएसपी, अगर हमारे पास एक बेस क्लास प्रोडक्ट है और उससे डिराइव्ड क्लास बुक और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बुक और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोडक्ट के स्थान पर बिना किसी समस्या के इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आईएसपी, मान लो हमारे पास एक प्रिंटर इंटरफेस है। अगर उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं जैसे स्कैनिंग, कॉपीइंग, प्रिंटिंग, तो यूजर को सब कुछ नहीं चाहिए। हम इन मेथड्स को अलग अलग इंटरफेस में बांट सकते हैं ताकि हर क्लाइंट को सिर्फ वही मिले जो उसे चाहिए। 5 डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डीआईपी, मान लो हम एक नोटिफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन डायरेक्टली ईमेल या एसएमएस पर निर्भर हो तो कोड कम लचीला हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस बनाएं जैसे नोटिफिकेशन सर्विस, तो हम नई नई सर्विसेज को आसानी से जोड़ सकते हैं। इस तरह से हर प्रिंसिपल को रियल वर्ल्ड उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है। हम्म। ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें और भी कोई सवाल या कोई और कॉन्सेप्ट समझना हो तो बेझिझक पूछ लेना, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इस पे ये बताओ कि सॉलिड प्रिंसिपल में ये इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में सॉलिड प्रिंसिपल से जुड़े कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ आम सवालों में शामिल है एक, प्रिंसिपल की परिभाषा। इंटरव्यूअर आपसे हर प्रिंसिपल को परिभाषित करने के लिए कह सकता है और ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों ज़रूरी है। दो, उदाहरण देना। इंटरव्यूअर आपसे प्रिंसिपल का एक उदाहरण देने को कह सकता है जिससे ये पता चलता है कि आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से लागू कर सकते हैं।
3 डिज़ाइन समस्याएं। इंटरव्यू में आपको किसी प्रोजेक्ट या कोड का डिज़ाइन दिया जा सकता है और फिर पूछा जा सकता है कि आप किस तरह से सॉलिड प्रिंसिपल्स को लागू करेंगे। 4 बेहतर प्रैक्टिसेस, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप मौजूदा कोड को सॉलिड प्रिंसिपल्स के हिसाब से कैसे बेहतर बनाएंगे। 5 कॉन्ट्रडिक्शंस और चैलेंजेस, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कभी कभी प्रिंसिपल्स आपस में कैसे टकरा सकते हैं और उन्हें कैसे बैलेंस करेंगे। इस तरह के सवालों से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप सॉलिड प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उन्हें असली दुनिया में कैसे लागू करते हैं। हाँ, तो ये बात बताओ मेरे को, आपस में कैसे टकराते हैं? व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी बिटवीन दीज प्रिंसिपल्स? हाँ, कुछ परिस्थितियों में सॉलिड प्रिंसिपल्स आपस में टकरा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। कभी कभी अगर हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करें तो हमें नई क्लासेस को एक्सटेंड करने के लिए डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के तहत एब्स्ट्रैक्शन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कभी कभी कोड थोड़ा ज़्यादा जटिल हो सकता है। टू इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। कभी कभी अगर हम इंटरफेस को बहुत ज़्यादा सेगमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि एक ही क्लास को बहुत सारे छोटे छोटे इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने पड़े, जिससे SRP का उल्लंघन हो सकता है। 3 लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। कभी कभी जब हम एब्स्ट्रैक्शन के लिए डिपेंडेंसी इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि सब क्लासेस बेस क्लास की अपेक्षाओं को पूरा करें, वरना LSP प्रभावित हो सकता है। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना और उन्हें बैलेंस करना एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की निशानी होती है। और ये बताओ कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, और सॉलिड में सारे क्लासेस का इम्पोर्टेंस बताओ। बिल्कुल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल SRP का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे कोड की क्लैरिटी बढ़ती है। जब एक क्लास की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है तो उसे समझना, टेस्ट करना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। इससे बग्स भी कम होते हैं और कोड का रीयूज भी बढ़ जाता है। सॉलिड में बाकी प्रिंसिपल्स का भी अपना अपना महत्व है, जैसे कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कोड को एक्सटेंशन के लिए खुला और मॉडिफिकेशन के लिए बंद रखता है, जिससे मौजूदा फीचर्स बिना किसी दिक्कत की सुरक्षित रहते हैं। लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इससे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि डिराइव्ड क्लासेस बेस क्लास की अपेक्षाओं को पूरा करें, जिससे कोड का रिलायबिलिटी बढ़ती है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इससे इंटरफेस को छोटा और विशिष्ट रखा जाता है, जिससे क्लाइंट को सिर्फ वही मिले जो उसे चाहिए। एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, इससे हाई लेवल और लो लेवल कोड को एब्स्ट्रैक्शन के जरिए जोड़ा जाता है, जिससे कोड ज़्यादा लचीला और मेंटेन करने में आसान होता है। इन सभी प्रिंसिपल्स का सामूहिक रूप से पालन करने से कोड की क्वालिटी, मेंटेनेबिलिटी और लचीलापन बेहतर होता है। ठीक है, बढ़िया। अभी बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की तरफ। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को ऑब्जेक्ट्स के अंदर बैठते हैं, जहां हर ऑब्जेक्ट अपने एटर एंड बिहेवियर को साथ में रखता है। ये डिज़ाइन पैटर्न हमें कोड को ज़्यादा मॉड्यूलर, मेंटेन करने में आसान और लचीला बनाता है। इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। इससे कोड को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, दोबारा इस्तेमाल करना और कम रख रखाव करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसी में एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप्स। उसके अंदर आता है एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। उसके बारे में बताओ। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में हम रिलेशनशिप्स बहुत अहम होते हैं। एक एसोसिएशन ये सबसे सामान्य रिलेशनशिप है, जब दो क्लासेस के बीच एक सामान्य संबंध होता है। इसमें दोनों क्लासेस एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनका कोई जीवन काल का बंधन नहीं होता। टू एग्रीगेशन ये एक प्रकार का होल पार्ट रिलेशनशिप होता है, जहाँ एक क्लास दूसरे क्लास का हिस्सा होती है, लेकिन दोनों के जीवन काल अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डिपार्टमेंट में कई टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन टीचर का अस्तित्व विभाग से अलग भी हो सकता है। 3 कंपोजिशन ये भी एक होल पार्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें पार्ट और होल का जीवन काल जुड़े होते हैं। मतलब अगर होल खत्म हो जाता है तो पार्ट भी खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए एक हाउस में कई रूम्स हो सकते हैं, और अगर हाउस नष्ट हो जाए तो रूम्स भी नष्ट हो जाएंगे। इन रिलेशनशिप्स की सही समझ से हम कोड को बेहतर तरीके से मॉड्यूलर और मेंटेन करने लायक बना सकते हैं। एसोसिएशन का क्या एग्जांपल है, एक बार वो भी बताओ।
ज़रूर। मान लो हमारे पास दो क्लास हैं, स्टूडेंट और कोर्स। इन दोनों के बीच एक एसोसिएशन रिलेशनशिप है, क्योंकि एक स्टूडेंट कई कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स कई स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। इस रिलेशनशिप में दोनों क्लासेस एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनका जीवन काल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को छोड़ देता है तो कोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता, और इसी तरह से कोर्स भी अपने स्टूडेंट से स्वतंत्र रहता है। हम्म, ठीक है। चलो इस पे ये बताओ, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? इंटरव्यू में रिलेशनशिप से जुड़े कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ आम सवालों में शामिल है एक रिलेशनशिप की परिभाषा। इंटरव्यूअर आपसे एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन जैसे रिलेशनशिप्स की परिभाषा पूछ सकते हैं। 2, उदाहरण देना। आपको किसी प्रोजेक्ट या डोमेन से जुड़ा उदाहरण देने को कहा जा सकता है, ताकि ये दिखे कि आप रिलेशनशिप्स को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। 3, डिज़ाइन चैलेंजेस। इंटरव्यू में आपको किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की समस्या दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि आप इन रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 4, लाइफ साइकिल और डिपेंडेंसीज। इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कैसे अलग अलग रिलेशनशिप्स के कारण क्लासेस के जीवन काल और डिपेंडेंसीज प्रभावित होता है। 5, बैलेंस करना। कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि किस तरह से आप अलग अलग रिलेशनशिप्स के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इन सवालों से ये पता चलता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की गहरी समझ है। ये बताओ मेरे को कि किस तरह से संतुलन बनाए रख सकते हैं हम अलग अलग रिलेशनशिप्स के बीच? संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक स्पष्टता और सरलता। हमें हर रिलेशनशिप को इतना साफ और सरल रखना चाहिए कि कोड को समझना आसान हो। इससे रिलेशनशिप्स के बीच कंफ्यूजन कम होता है। 2, उचित प्रयोग। जहाँ एसोसिएशन ठीक हो वहाँ एसोसिएशन का इस्तेमाल करें। जहाँ एग्रीगेशन या कंपोजिशन ज़रूरी हो वहाँ उसका सही तरीके से उपयोग करें। इससे रिलेशनशिप्स का ओवरलैप कम होता है। 3, लाइफ साइकिल का ध्यान। हमें ये देखना होता है कि किसी भी रिलेशनशिप में पार्ट और होल का जीवन काल कैसा है। कंपोजिशन में पार्ट का अस्तित्व होल पर निर्भर होता है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। 4, डीकपलिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। रिलेशनशिप्स को इस तरह डिज़ाइन करें कि क्लासेस कम से कम एक दूसरे पर निर्भर हो। इससे कोड ज़्यादा लचीला और मेंटेन करने में आसान बनता है। 5, डिज़ाइन पैटर्न्स का इस्तेमाल। कई बार रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन पैटर्न्स का सहारा लेना मददगार होता है। इससे कोड की क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम रिलेशनशिप्स के बीच संतुलन बना सकते हैं और कोड को ज़्यादा साफ सुथरा और मेंटेन करने लायक बना सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि होता है लूज कपलिंग। इसके बारे में अच्छे से बताओ थोड़ा। ज़रूर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने कोड में लूज कपलिंग हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि एक क्लास अपने डिपेंडेंसीज को खुद से क्रिएट करने की बजाय उन्हें बाहर से प्राप्त करती है। मुख्य बिंदु एक लूज कपलिंग। जब एक क्लास अपनी डिपेंडेंसीज को खुद से मैनेज नहीं करती तो वो कम टाइटली कपल्ड होती है। इसका मतलब है कि हम डिपेंडेंसी को आसानी से बदल सकते हैं बिना क्लास को प्रभावित किए। 2, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डिपेंडेंसी प्रोवाइड करना। डीआई के ज़रिए हम डिपेंडेंसीज को कंस्ट्रक्टर, सेटर्स या इंटरफेस के माध्यम से क्लास में इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे क्लास को पता नहीं होता कि उसकी डिपेंडेंसी कहाँ से आ रही है, जिससे लचीलापन बढ़ता है। 3, परीक्षण और मेंटेनेंस। डीआई से कोड को टेस्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि हम मॉक या स्टब डिपेंडेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोड का रख रखाव भी सरल होता है। 4, फ्रेमवर्क सपोर्ट। बहुत सारे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग या .NET कोर डीआई का समर्थन करते हैं, जिससे कोड और भी आसानी से मैनेज होता है। इस तरह डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हम कोड को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, टेस्टेबल और मेंटेन करने में आसान बनाते हैं। एक बार इस पे एक अच्छी एनालॉजी के साथ बताओ, और फिर ये भी बताओ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़रूर। एक अच्छी एनालॉजी की तरह सोचें कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। रेस्टोरेंट में शेफ़ एक ग्लास को अलग अलग सामग्री, डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है। अगर शेफ़ को हर बार सामग्री खुद से चुननी पड़े तो काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर सामग्री पहले से ही किसी और से प्रोवाइड की जाए तो शेफ़ का काम आसान और लचीला हो जाता है। इसी तरह डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्लास को उसकी डिपेंडेंसीज बाहर से मिलती हैं, जिससे क्लास का काम आसान हो जाता है और उसे कम जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इंटरव्यू में इस पर कुछ आम सवाल हो सकते हैं। एक, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की परिभाषा। इंटरव्यूअर आपसे डीआई की परिभाषा और इसका महत्व पूछ सकता है।
टू DI के फ़ायदे आपको बताया जा सकता है कि DI से कोड में लचीलापन, टेस्टेबिलिटी और मेंटेनेंस कैसे बढ़ता है. 3 DI के प्रकार इंटरव्यूअर आपसे अलग अलग तरीके के DI जैसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन या इंटरफेस बेस्ड इंजेक्शन के बारे में पूछ सकता है. 4 DI कंटेनर्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह के DI कंटेनर्स जैसे स्प्रिंग, गाइस या .NET कोर का इस्तेमाल किया जाता है और उनका फ़ायदा क्या आता है. चुनौतियाँ और समाधान इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि DI को इम्प्लीमेंट करते समय आने वाली चुनौतियों को कैसे हल किया जा सकता है. इस तरह के सवालों से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की गहरी समझ है और आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से लागू कर सकते हैं. तो अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस बताए मेरे को इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं उन सब के जवाब भी बताओ मेरे को. ज़रूर, मैं हर एक सवाल के लिए विस्तार से जवाब देने की कोशिश करूंगा. अगर तुम्हें किसी खास टॉपिक पर या किसी विशिष्ट प्रश्न पर गहराई से समझना हो तो तुम मुझे बता सकते हो. लूज कपलिंग से जुड़े इंटरव्यू सवालों के जवाब पर ध्यान देते हैं. एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन की परिभाषा. डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें एक क्लास अपनी डिपेंडेंसीज को खुद से क्रिएट करने की बजाय उन्हें बाहरी रूप से प्राप्त करती है. इस तरह से क्लास का कोड ज़्यादा लचीला और टेस्टेबल बन जाता है. 2 DI के फ़ायदे. डिपेंडेंसी इंजेक्शन से कोड में लूज कपलिंग आती है जिससे क्लासेस एक दूसरे पर कम निर्भर होती हैं. इससे कोड का रख रखाव आसान होता है, टेस्टिंग में आसानी होती है और नई फीचर्स जोड़ना भी सरल हो जाता है. 3 DI के प्रकार. डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मुख्य प्रकार हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और इंटरफेस बेस्ड इंजेक्शन. कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में डिपेंडेंसीज को कंस्ट्रक्टर के जरिए दिया जाता है, सेटर इंजेक्शन में सेटर्स के जरिए और इंटरफेस बेस्ड इंजेक्शन में इंटरफेस के माध्यम से. 4 DI कंटेनर्स. बहुत से फ्रेमवर्क्स जैसे स्प्रिंग या .NET कोर DI कंटेनर्स प्रदान करते हैं जो डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं. इससे कोड को कोडिंग कम और मेंटेनेंस आसान होता है. 5 चुनौतियाँ और समाधान. DI इम्प्लीमेंट करते समय कभी कभी सर्कुलर डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन की जटिलताएं या ओवर इंजेक्शन जैसी समस्याएं आ सकती. इनका समाधान सही डिज़ाइन, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और मॉड्यूलैरिटी से किया जा सकता है. इन जवाबों से तुम्हें इंटरव्यू में साफ और सटीक तरीके से अपनी समझ प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इम्यूटेबिलिटी, थ्रेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इसके बारे में बताओ. बिल्कुल. इम्यूटेबिलिटी, थ्रेड सेफ्टी और सिक्योरिटी तीनों निश्चित आपस में जुड़े हुए हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. इम्यूटेबिलिटी इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को एक बार बनाने के बाद उसके स्टेट को बदलना संभव नहीं होता. इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से कोड ज़्यादा आसान, प्रिडिक्टेबल और थ्रेड सेफ होता है क्योंकि एक ही समय में कई थ्रेड्स ऑब्जेक्ट को बदल नहीं सकते. थ्रेड सेफ्टी इसका मतलब है कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में डेटा कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी बनी रहती है. थ्रेड सेफ्टी के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन, लॉकिंग, वोलेटाइल वेरिएबल्स या फिर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिक्योरिटी का मकसद है कि डेटा और एप्लीकेशन को अनवांटेड एक्सेस से सुरक्षित रखा जाए. इसमें डेटा इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और प्राइवेसी को ध्यान में रखना शामिल है. इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने से हम ज़्यादा मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय सॉफ्टवेयर बना पाते हैं. अगर तुम्हें इन पर और विस्तार से जानना हो तो मैं खुशी से मदद करूँगा. ठीक है, इनमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो बताओ. ज़रूर. इम्यूटेबिलिटी, थ्रेड सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ आम सवाल ये हो सकते हैं. एक इम्यूटेबिलिटी की परिभाषा. इंटरव्यूअर आपसे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की परिभाषा पूछ सकता है और ये भी कि उन्हें कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए. थ्रेड सेफ्टी के उपाय. आपको बताया जा सकता है कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में थ्रेड सेफ्टी कैसे सुनिश्चित करें. इंटरव्यूअर आपसे सिंक्रोनाइजेशन, लॉकिंग मैकेनिज्म और इम्यूटेबिलिटी के इस्तेमाल के बारे में पूछ सकता है. 3 security best practices. इंटरव्यू में आपसे डेटा इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और प्राइवेसी के बारे में सवाल ले सकते हैं. 4 इम्यूटेबिलिटी के फ़ायदे. आपको ये बताने के लिए कहा जा सकता है कि इम्यूटेबिलिटी कोड को कैसे सिंपल और बग फ्री बनाती है. 5 सिक्योरिटी थ्रेट्स. इंटरव्यूअर आपसे आम सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, CSRF के बारे में पूछ सकता है. 6 थ्रेड सेफ्टी के उदाहरण. आपको किसी समस्या का उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि आप उसे थ्रेड सेफ्टी के नज़रिए से कैसे हल करेंगे.
इन सवालों के जरिए इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप सॉफ्टवेयर डिजाइन के ठीक इन है। महत्व ठीक है, तो तुमने बताया सिक्योरिटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और थ्रेड सेफ्टी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल बताने का, तो इनके आंसर्स मेरे को बताओ। जरूर, चलो इन दोनों के जवाब पर ध्यान देते हैं। थ्रेड सेफ्टी का उदाहरण और उसका जवाब। उदाहरण, मान लो हमारे पास एक काउंटर क्लास है जिसमें एक मेथड इंक्रीमेंट है जो काउंटर के वैल्यू को एक से बढ़ाता है। अगर कई थ्रेड्स एक साथ इस मेथड को कॉल करते हैं तो रेस्ट कंडीशन हो सकती है जिससे काउंटर की वैल्यू गलत हो सकती है। जवाब, इस समस्या को हल करने के लिए हम इंक्रीमेंट मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इससे एक समय पर केवल एक ही थ्रेड मेथड को एक्सेस कर पाएगा और रेस्ट कंडीशन से बचा जाएगा। या फिर हम अटोमिक इंटीजर जैसी क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन को अटोमिक रूप से हैंडल करती है। सिक्योरिटी से जुड़ा उदाहरण और उसका जवाब। उदाहरण, मान लो हमारे एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन की सुविधा है और यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाता है। अगर पासवर्ड को ठीक से इनक्रिप्ट ना किया जाए तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जवाब, पासवर्ड को स्टोर करने से पहले इसे सुरक्षित तरीके से इनक्रिप्ट करना चाहिए, जैसे कि हैशिंग, उदाहरण के तौर पर bcrypt या argon 2 का इस्तेमाल करना। इसके अलावा हमें ऑथराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन और सिक्योरिटी हेडर्स है भी ध्यान रखना चाहिए। इन उदाहरणों से इंटरव्यू में आप अपनी समझ को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिक्योरिटी के क्या क्या में चीजें आती हैं? ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, और भी दो तीन चीजें थी, वो सब बताओ एक बार। बिल्कुल, सिक्योरिटी में कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक, ऑथेंटिकेशन। ये प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम ये परिभाषित करता है कि यूज़र कौन है। आमतौर पर यूज़र नेम और पासवर्ड या बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। टू, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन ये निर्धारित करता है कि यूज़र को सिस्टम के किन हिस्सों या संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति है। ये आमतौर पर रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल, RBAC या पॉलिसी आधारित कंट्रोल के माध्यम से किया जाता है। 3, इंक्रिप्शन। डेटा को इंक्रिप्ट करने से उसे बिना सही डिक्रिप्शन की कुंजी के पढ़ना संभव नहीं होता। इससे डेटा की गोपनीयता बनी रहती है। 4, इनपुट वैलिडेशन। यूजर से प्राप्त इनपुट को सही ढंग से वैलिडेट करना जरूरी है ताकि कोई भी अनचाहा कोड इंजेक्शन जैसे SQL इंजेक्शन ना हो सके। सिक्योरिटी हेडर्स, वेब एप्लीकेशन में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए HTTP सिक्योरिटी हेडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, CSP, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, HSTS वगैरह। 6, सेशन मैनेजमेंट। यूजर सेशन को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग सेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ती है ताकि सेशन हाईजैकिंग से बचा जा सके। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का सही तरीके से पालन करने से सिस्टम की सुरक्षा मजबूत होती है और डेटा और एप्लीकेशन दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।